अपठित श्रुतलेख शुरू। माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे आज महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ ही हमारी पार्टी की मुखिया जी का भी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और विश्वास जताया कि मैं गरीब, मजलूम, दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की आवाज़ को इस सदन में रख सकूं। महोदया, मुझे बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, गरीबों व समाज के अंतिम वंचित तबके के लिए विकास कार्यों का विवरण और उन कार्यों के लिए मद की व्यवस्था के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। मैं जिस संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित होकर आया हूँ, जिसके अंतर्गत 2 जनपद आते हैं, महोदया, मैं यह बताना चाहता हूँ कि वे हर मायने में बहुत ही पिछड़े हैं और मुझे यह बताते हुए दुख का अनुभव हो रहा है कि उत्तर में प्रदेश के कुल 8 अति पिछड़े जिलों में से वे जिले आते हैं। अभी भी यहाँ के लोग ज़्यादातर झोंपड़ी में ही रहते हैं। इससे आप उनकी दयनीय स्थिति का अंदाज़ा सहज ही लगा सकती हैं। यहाँ के लोगों को जीवन जीने के लिए मूलभूत बुनियादी सुविधाओं जैसे स्वच्छ पीने योग्य पानी, बिजली, सड़क, उच्च और गुणवत्ता युक्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है। यही कारण है कि ये क्षेत्र दिन ब दिन पिछड़ते ही चले जा रहे हैं। इस ओर यदि जल्दी ही विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि यहाँ की स्थिति और भी बदतर हो सकती है। माननीय सभापति महोदया, हमारा संसदीय क्षेत्र जो अत्यंत ही पिछड़ा जिला है, आज़ादी के 75 साल बाद आज भी रेलवे लाइन से नहीं जुड़ पाया है। रेल लाइन परियोजना को शीघ्र ही शुरू करने के बारे में महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है। यहीं पर विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध स्थल भी है, जहां पर पूरे देश और दुनिया के लाखों अनुयायी और पर्यटक प्रतिवर्ष घूमने आते हैं। यहाँ पर एक एयरपोर्ट भी बना हुआ है, लेकिन अभी तक उसे चालू करने के बारे कोई उल्लेख नहीं किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं इस सदन को यह भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, जिस कारण लाखों लोगों की जान और माल की क्षति होती है। इन पिछड़े जिलों का सर्वांगीण विकास हो सके, उसके लिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कोई जिक्र तक नहीं हुआ है, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। कोरोना और पूर्णबंदी के दौरान करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई, उनका रोजगार छिन गया और कईयों की तो तनख्वाह आधी हो गई।
साथ ही छोटे व्यापारियों और दुकानदारों की दुकानें व व्यवसाय बंद हो गया, जिस कारण उनकी आमदनी पर असर पड़ा है। उनके लिए महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कोई चर्चा नहीं की है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इस विषय पर कोई चर्चा नहीं की है कि वर्तमान सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य वर्ष 2022 तक रखा था, लेकिन यह कहीं नहीं बताया गया है कि किसानों की इनकम कब और कैसे दोगुनी होगी। आज स्थिति यह है कि किसानों की आय दोगुनी तो दूर, किसानों की लागत में दोगुनी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सिंचाई उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी से किसानों की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है, लेकिन सरकार किसानों की आय दोगुना करने की बजाय किसानों को ही समाप्त करने पर तुली हुई है। न रहेंगे किसान और न आय की बात होगी। मान्यवर महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में देश के अन्नदाता किसान को जो आंदोलन में अपनी जान गंवा बैठे हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार का न ही आर्थिक सहयोग या किसी अन्य प्रकार का सहयोग देने की बात कही है। मेरी पार्टी की मांग है कि किसान आंदोलन में अपनी जान गंवाने वाले किसानों को सरकार द्वारा उनके परिवार को कम से कम 20 लाख रुपए प्रति किसान और साथ ही उनके परिवार में से किसी एक को सरकारी नौकरी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाए, जिसका राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हम सभी सांसदों को क्षेत्र के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि इसी 5 करोड़ रुपए में 18% जीएसटी भी कट जाता है और 18% जीएसटी अलग से देने का कोई जिक्र नहीं है। क्षेत्रीय विकास निधि में सरकार द्वारा फंड बढ़ाने के बारे में कोई जिक्र नहीं है। सीमित संसदीय क्षेत्र विकास निधि के द्वारा क्षेत्र में विकास के कार्य कैसे करेंगे, इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि एक किसान ने अपनी 3 एकड़ जमीन में खेती करने का काम किया। उस खेत में बोने के लिए उस किसान ने जब मार्केट से गेहूं और उर्वरक खरीदकर सिंचाई के लिए पानी, मंडाई आदि सब खर्चों को जोड़कर अनुमान लगाया तो खेती करने के बाद उसका प्रॉफिट मात्र 1 क्विंटल गेहूं और उसका भूसा निकलता है। यही उस किसान का प्रॉफिट है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि किसान के हित को देखते हुए किसान की जो रीढ़ टूट रही है, इसके बारे में विचार करना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और लोकतांत्रिक गणराज्य में आम जनता के हितों की रक्षा करना सरकार का एक परम दायित्व है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि महामहिम के अभिभाषण में दुनिया की वैश्विक महामारी
कोरोना 19 में विषम परिस्थितियों में भी कार्य करने वाले स्थानीय प्रशासन, चिकित्सक, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स, वैज्ञानिकों एवं उसमें सहयोग करने वाले सभी उद्यमियों के प्रति महामहिम द्वारा अभिनंदन किया गया। इसलिए मैं आपके माध्यम से अभिभाषण पर उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर इस बात पर भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि भारत में कोरोना 19 में 150 करोड़ से भी अधिक ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लगाकर एक रिकॉर्ड कायम करते हुए दुनिया में सशक्त स्वास्थ्य सेवा के रूप में भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया है। भारत के नागरिकों में सरकार के प्रति सुरक्षा की भावना बढ़ी है और उनका मनोबल भी बढ़ाने का काम सरकार ने किया है। मैं इस बात पर भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि किसी देश में तमाम सारी महामारियां जिन्हें हमने इतिहास में पढ़ा है और देखा है और हमने सुना है, उनमें से ऐसी ही महामारी आई कि लोगों को दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ा है। लेकिन दुनिया की वैश्विक महामारी के दौर में भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपनी सरकार के मुखिया के प्रति कि उन्होंने पूरी दुनिया में कोरोना से हिल जाने के बावजूद भी लॉकडाउन होने के उपरांत भारत के नागरिकों को उनके घरों पर सुलभ और निःशुल्क राशन पहुंचाकर उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्रदान किया और पूरे देश में कहीं भी कोई इस कोरोना महामारी में भूखा नहीं सोया। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और दुनिया में लोग भारत की एक नज़ीर देने को मजबूर हो चुके हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से महामहिम के अभिभाषण पर इसलिए भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि देश में 80% छोटे किसान हैं जिनके हितों की रक्षा करने के लिए सरकार पूरी तरह संकल्पबद्ध है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 1,80,000 करोड़ रुपए इस कोरोना काल में दिए गए। वहीं श्रमिकों के रूप में पंजीकृत श्रमिकों को भी सीधे उनके खाते में इस संकट के दौर में रुपया भेजने का काम बिना किसी बिचौलिए के सरकार द्वारा किया गया। दूसरी ओर माताओं और बहनों के जन धन खातों में सीधे भारत सरकार से रुपया भेजकर उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्रदान किया गया। इसलिए मैं आपके माध्यम से महामहिम के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। माननीय सभापति महोदया, मैं इसलिए भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि दुनिया में आज तक महामारी के दौर के बाद भी भारत सरकार की नीतियों, रीतियों और कार्यक्रमों के चलते हमारी व्यवस्था कहीं कमज़ोर नहीं दिखी और हम पूरी तरह से एक मजबूत लोकतंत्र को लेकर दुनिया के सामने भारत को खड़ा करने में कामयाब हो सके। साथ ही इस दौर में टोक्यो ओलंपिक में
भारत ने अपनी युवा शक्ति की क्षमताओं को देखा और इस प्रतिस्पर्धा में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ऐतिहासिक रूप से भारत ने मेडल जीता और दुनिया में पैरा ओलंपिक में भी 19 पदक जीतकर अपना एक रिकॉर्ड कायम किया। इसके लिए भारत सरकार की खेलो इंडिया नीति और युवाओं के प्रति देश की सरकार का समर्पण निश्चित रूप से सराहनीय रहा। स्टार्टअप इंडिया, संचार साधनों व अनेक क्षेत्रों के साथ साथ जंगे आज़ादी की लड़ाई में बापू के नेतृत्व में देश की चेतना का प्रतीक रही। खादी एक बार फिर छोटे उद्यमियों का संबल बन रही है और सरकार के प्रयासों से वर्ष 2014 की तुलना में देश में खादी की बिक्री 3 गुना बढ़ी है, जो भारत के स्वावलंबन का एक प्रतीक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तेजी से उभरते वैश्विक परिवेश में भारत ने अपने राजनयिक संबंधों को बेहतर कर दुनिया में एक सशक्त भारत के रूप में अपना स्थान बनाया है और भारत भविष्य में वैश्विक पटल पर अपनी स्थिति और भी मजबूत करेगा। धन्यवाद। संपूर्ण विराम।